सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस सर, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं जावा लैंग्वेज के बारे में, वो मैं आपको सबको जो जावा लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्टेड है, हम आपको जो जावा लैंग्वेज को कॉन्सेप्ट्स है, जो सारे प्रोग्राम्स है, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो कोडिंग होती है, कोडिंग किस प्रकार से करते हो, उसके अंदर कौन कौन से आप कोड यूज़ करते हो, कौन से किस प्रकार से आप सारे लूप्स और जो बाकी सारे जो फंक्शंस होते हैं, वो मैं आज के इस वीडियो से मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो सीरीज़ है आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में देने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के तो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जावा लैंग्वेज है क्या। सो बेसिकली जावा लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो ये हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये जावा जो लैंग्वेज आपने बहुत बार सुना होगा, जावा, C++, पाइथन, बेसिक, ये जो सारे लैंग्वेजेस है ये कंप्यूटर के कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं और इनके थ्रू हम कोड करते हैं और सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। सो बेसिकली अब ये जो है जावा जो लैंग्वेज है, इसको डेवलप किसने किया? सो बेसिकली जेम्स गॉसलिंग जो है सन माइक्रो सिस्टम के अंदर काम करते थे और उन्होंने उनके कलीग्स के साथ एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका इनिशियली उन्होंने नाम ओक रखा। तो आप बहुत सारे लोग यहाँ पे माइनक्राफ्ट भी खेलते होंगे, तो माइनक्राफ्ट वालों को सबको पता ही होगा कि ओक क्या है। सो बेसिकली ओक एक पेड़ का नाम है और उन्होंने जो उनका जो ऑफिस है, गॉसलिंग का जो ऑफिस था, जेम्स का ऑफिस, उन्होंने उनके बाहर ओक का पेड़ देखा था। तो उनके थ्रू उन्होंने इसका जो सॉफ्टवेयर का नाम है इनिशियली इसका जो है ओक नाम उन्होंने रख दिया। तो बाद में इसका जो नाम चेंज करके इनको जावा लैंग्वेज ऐसा एक नाम दे दिया। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान में रखना है क्या कि ये जो लैंग्वेज है ये जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाई गई थी, उनके कलीग्स के द्वारा, और वो सन माइक्रो सिस्टम के अंदर काम करते थे। तो अब बात करते हैं कि हमें जावा लैंग्वेज सीखनी क्यों है। सो बेसिकली जावा लैंग्वेज ही नहीं तो आपने बहुत सारे जो लैंग्वेजेस सुने, C++, पाइथन, ये सारे जो लैंग्वेजेस होते हैं ये सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें बेसिकली जो जावा के लैंग्वेज है, जो C++ है, जो पाइथन है, ये सारे कंप्यूटर लैंग्वेज हमें सीखने क्यों है। तो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस यानी कि ये जो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आए, हम एक दूसरे के, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं जो हमें आती है, जो उनको समझ में आती है, या फिर उनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी अप्लाई होती है, कंप्यूटर्स के साथ में भी अप्लाई होती है। कंप्यूटर्स को हमारी नॉर्मल भाषा समझ में नहीं आती है, तो आप बोलोगे हम अलेक्सा के साथ तो हम बोलते हैं हे अलेक्सा टर्न ऑन द फैन, ऐसा हम बोलते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं उनको पहले जो उनका जो सिस्टम होता है, जो कन्वर्टर जो होता है, यानी कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी हो, वो उनको हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आप बोलोगे बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। सो बेसिकली आपने सुना ही होगा कि बाइनरी लैंग्वेज बिट्स के फॉर्म में होती है, 0s और 1 के फॉर्म में। तो अर्ली कंप्यूटर्स के जो अर्ली कंप्यूटर्स थे, वहाँ पे जो प्रोग्रामर्स होते थे, जो यूज़र्स होते थे, वो 0 और 1 के फॉर्म में उसे लैंग्वेज को जो है कोड करते थे। सो हमने ये तो जान लिया कि हमें कंप्यूटर्स के जो साथ है उनके साथ हमें बोलना कैसे, इंटरेक्ट कैसे करना है, सो उनके लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन अभी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर 2 मेन लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। सो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, जो मशीन फ्रेंडली होती है, जो मशीन्स को यानी कि कंप्यूटर्स को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है, सो ये होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हमें समझ में आती है, जिनको हमें लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीन कोड में, हमें सोर्स कोड में हमें उन्हें कन्वर्ट करना होता है। सो बेसिकली जो टेक्निकल टर्म्स है जो सारे हम अभी सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले आते हैं लो लेवल लैंग्वेज। सो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। सो हम एक एक करके हर एक लैंग्वेज हमको
देखना है। सो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज वो टाइप के लैंग्वेज होते हैं जो कंप्यूटर आसानी से समझ जाते हैं और उनको कोई भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेज के भी जैसे कि मैंने आपको बताया, लो लेवल लैंग्वेज के दो टाइप्स होते हैं, एक मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? सो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में जो है हमें कोड करना होता है। तो हमने बहुत बार सुना होगा जो अर्ली प्रोग्रामर्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में प्रोग्राम करते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। तो ये जो डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम के अंदर काम में आएगी, तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मशीन लेवल लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो ये 0 और 1 हम जो यूज़र्स होते हैं, हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, बहुत ही ये जो टास्क है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। सो जो सॉफ्टवेयर हम कोडिंग करते हैं, जो हम डिकोड करते हैं, कोड करते हैं, हमें वो करते समय बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और ये करते समय हमारा टाइम भी बहुत ही ज़्यादा जाता है। सो इसके लिमिटेशन क्या क्या होते हैं? सो जो यूज़र्स होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके जो कोड्स है, जो कोड्स होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर मान लो हमने कोई प्रोग्राम लिख भी दिया, तो अगर उसके अंदर एरर आ रहा है, तो आपको जो एरर, जो डीबगिंग होती है, जो आप करते हो, एरर बग्स आपको फाइंड आउट करते हो और उसे डीबग करते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद ये जो लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है और ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है। तो ये बात होगी मशीन लेवल लैंग्वेज की। अब बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज रहती है, लेकिन इसके अंदर कुछ ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो कोड्स होते हैं उनको एक ज़रा सा यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। सो बेसिकली इनके अंदर जो निमोनिक्स है और जो ओपी कोड्स है, यानी कि ऑपरेशन कोड्स, इनको हम यूज़ करते हैं कोड लिखते समय। तो आप जैसे कि यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो LDA, ये जो, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और इसका जो ओपी कोड यानी कि ऑपरेशन कोड ये है 3B। तो ये निमोनिक्स और ओपी कोड्स होते क्या है? सो बेसिकली निमोनिक्स जो होता है, जो आप कोडिंग करते हो, तो वो कोडिंग करते समय आप जो प्रोग्राम बनाते हो उसके अंदर निमोनिक्स यूज़ किया जाता है। और इसका जो आप चार्ट पे देख ही सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जांपल मैंने आपको दिए, तो आप इसे याद कर सकते हो। और फिर उसके बाद आते हैं ओपी कोड्स। तो अब जब आउटपुट आपका जो मतलब प्रोग्राम आपका हो गया, तो उसके बाद आपको आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए आपको ओपी कोड्स की ज़रूरत पड़ती है असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर। सो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो हो गया, सो ऑपरेशन कोड्स आपको आउटपुट के दौरान आपको वहाँ पे लिखने पड़ते हैं। तो ये हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो इसको क्या होता है, आपको इसे कन्वर्ट करना होता है। तो आपने जो प्रोग्राम जो लिखा वो निमोनिक्स के फॉर्म में था, वो ओपी कोड्स के फॉर्म में था। तो जो कंप्यूटर है उसको ये अभी डायरेक्टली तो समझ में नहीं आने वाला है। सो इसको थोड़ा थोड़ा तो समझेगा, लेकिन पूरा नहीं समझेगा, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में नहीं है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, और उनको जो 0 और 1 के फॉर्म में जो होते हैं वो उनको वही लैंग्वेज समझ में आती है। सो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर लगता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हो। असेंबली लेवल लैंग्वेज को पहले तो जो असेंबलर होता है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर जो मशीन कोड है, ये जो कंप्यूटर है, उनको समझ में आता। तो हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो इसके अंदर जो है आपको जो यूज़र है आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़े से इसके न्यूमोनिक्स जो है ये लेटर्स के फॉर्म में होते हैं, आपको समझ में आ भी सकते हैं, और इनके थ्रू आप जो है कोड आसानी से कर सकते हो कुछ हद तक। और फिर उसके बाद अगर आपका प्रोग्राम हो जाए और आपका एरर आ रहा है, तो आप उसे डीबग भी आसानी से कर सकते हो। और फिर उसके बाद थर्ड जो है, यहाँ पे जो आपका जो कोड है, आप उसको समझ लो आपका मॉडिफाई अगर आपको करना है, तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसे मॉडिफाई भी, चेंज भी आप इसे कर सकते हो। अब आते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहली वही बात आती है कि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेजेस ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती है। तो और उसके बाद ये जो है यूज़र्स को ये बहुत सारे जो निमोनिक्स जो है ये भी याद करने पड़ते हैं, और ये भी आसानी से याद नहीं होते हैं, तो इनको जो है याद करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद इससे बेसिकली जो असेंबलर होता है, यानी कि ट्रांसलेटर, ये आपको लगता ही है, आपका जो आपने जो प्रोग्राम लिखा है आपको बाइनरी के फॉर्म में 0 से 1 के फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट करते हो, तो उसके अंदर भी आपको असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने देख लिए दो टाइप्स,
लो लेवल लैंग्वेजेस के। तो लो लेवल लैंग्वेजेस के दो टाइप्स हमने देख लिए, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। सो हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज एक बेसिकली ऐसी लैंग्वेज होती है जो यूज़र फ्रेंडली होती है, यानी कि आपको इसे 0 से 1 के न्यूमोनिक्स के फॉर्म में आप इसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसे सिंपली कोड कर सकते हो। और जो यूज़र्स की जो नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि अब इंग्लिश हमारी सबकी नेशनल लैंग्वेज तो हो चुकी है, तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इनके ये इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ये जो कोड्स होते हैं ये आप यहाँ पे कर सकते हो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता ही है, जावा, C++, सी, बेसिक और पाइथन, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हाई लेवल लैंग्वेजेस के। तो अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो ये जो है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब अभी हमें ये जो है यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती है और यूज़र्स यानी कि प्रोग्रामर को इसे आसानी से ये समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो होते हैं ये इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस में होते हैं। सो बेसिकली हम अब आगे जाके जब हम कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो लैंग्वेजेस होते हैं ये यूज़र फ्रेंडली होती है। और फिर उसके बाद आपको जो यूज़र को जो है, आपको जो प्रोग्रामर को है, इसका जो लॉजिक है, इसके बिहाइंड जो आप प्रोग्राम करते हो उसके बिहाइंड जो लॉजिक होता है वो भी आप आसानी से इसे कर पाते हो। और फिर एक बार का आपका कोड हो गया तो आप उसे एरर जो अगर आपको आते हैं तो आप उसे डीबग भी आसानी से कर सकते हो। अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो इसके डिसएडवांटेजेस मेनली तो दो होते हैं। आपको हमेशा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस से मशीन कोड के अंदर जो है ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक ट्रांसलेटर लगता है, जिसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है, अगर हम कंपेयर करें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस से, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस थोड़े कम एफिशिएंट होते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं ये जो डायरेक्टली है सीपीयू के ऑपरेटर्स के बारे, ये ऑपरेट नहीं किए जा सकते और इनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। सो अभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये होते क्या है? सो बेसिकली आप जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आप जो कोड लिखते हो उसके मशीन कोड के अंदर भी कन्वर्ट करना होता है। जो आप कोड लिखते हो उसे सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम भी बोला जाता है, और जो कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेजेस में हो जाता है उसे ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोला जाता है। अभी ये सब करते समय आपको एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी बेसिकली कंपाइलर होती क्या है? सो कंपाइलर वो होते हैं जो प्रोग्राम को एट अ टाइम एक ही झटके में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पर चार्ट देख ही सकते हो, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, ट्रांसलेटर यानी कि आपका कंपाइलर ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इसे कन्वर्ट कर देता है। अभी बात करते हैं इंटरप्रेटर की। सो इंटरप्रेटर भी कंपाइलर के जैसा ही होता है, लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर जो सोर्स प्रोग्राम होता है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, वो लाइन बाय लाइन एक एक प्रोग्राम, एक एक लाइन उसे चेक करता है कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, यह सब वो पहले चेक करता है और फिर बाद में उसके बाद में दूसरे लाइन पे वो बढ़ता है। तो बेसिकली इन कंपाइलर और इंटरप्रेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली कंपाइलर जो होता है वो पूरा का पूरा जो सोर्स कोड होता है उसके एक ही झटके के अंदर मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो तो लाइन बाय लाइन वो उसे डिबग करते जाता है, देखता है कि वो उसके अंदर कोई एरर है तो नहीं। तो ये हो गया इनके अंदर का डिफरेंस के बारे में। तो बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के 3 टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज होते का जो होता है मॉड्यूलर अप्रोच होता है, यानी कि जो पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करी जाते थे वो स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो कोड करते थे, यूज़र्स वहाँ पे कोड करते थे। और इसके एग्जांपल्स जो है एल्गोल और पास्कल, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसे शॉर्ट्स के अंदर POP भी बोला जाता है।
ठीक है। और ये जो होती है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये यूज़र फ्रेंडली तो होती ही है। इसके अंदर इंग्लिश फ्रेजेस के हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर आप जो प्रोग्राम करते हो उसके अंदर एक क्लास होता है। ये हम आगे जाके भी देखेंगे कि क्लास और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। यूज़र जो होता है ये सारे जो कोड से एक सेट के अंदर बनाता है, एक ब्लॉक के अंदर बनाता है और उसे फंक्शन बोला जाता है। तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डेटा होता है और वो डेटा है फ्रीली यहाँ से वहाँ घूम सकता है। आप यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम होता है, तो मेन प्रोग्राम का जो ग्लोबल डेटा होता है वो ग्लोबल डेटा फंक्शन 1 के पास भी चला जाता है, फंक्शन 2 भी उसे एक्सेस कर सकता है और फंक्शन 3 भी उसे एक्सेस कर सकता है। यानी कि जो डेटा होता है यहाँ पे फ्रीली घूम सकता है और यहाँ पे डेटा, आपका जो डेटा होता है यहाँ पे सिक्योर नहीं होता। तो बेसिकली POP जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर फंक्शंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है डेटा के कंपेयर में। तो डेटा जो है फ्रीली इधर के उधर घूम सकता है और उसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आपका जो डेटा जो होता है वो सिक्योर नहीं होता। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, यानी कि POP के जो रहते हैं वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सो बेसिकली एम्फेसिस ज़्यादा फंक्शंस के ऊपर किया जाता है, ना कि डेटा के ऊपर। और जो फंक्शंस जो है वो शेयर करते हैं सारा डेटा, यानी कि एक ग्लोबल डेटा होता है, वो सारा फंक्शंस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो डेटा वैल्यूज़ होती है, जो डेटा होता है वो फ्लोट करते रहता है, यानी कि यहाँ से वहाँ जाता रहता है। और फिर उसके बाद ये जो होता है POP, इसका टॉप टू डाउन अप्रोच रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो अब देखते हैं कि इसके अंदर लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली ये लिमिटेशंस ये होते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपको सूटेबल नहीं है। आप इसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम आप यहाँ पे करते हो तो इसके अंदर इसे समझने में, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करने में। तो ये हो गया POP यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हम बात करते हैं OOP की, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसे शॉर्ट फॉर्म में OOPS भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उल्टा है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उल्टा है, यानी कि POP का उल्टा आपका हो गया OOPS, ठीक है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो एम्फेसिस होता था वो फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन अभी फंक्शन जो है उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। OOPS के अंदर जो एम्फेसिस होता है जो डेटा के अंदर यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि आपका जो डेटा है अभी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होता है। और जो डेटा पहले फंक्शन जो ग्लोबल डेटा एक्सेस कर सकते थे सारे फंक्शन, अब यहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी कि जो सेपरेट डेटा और फंक्शंस जो होते हैं वो व्रैप किए जाते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं और यहाँ पे डेटा सिक्योर होता है। आपका जो डेटा है बार बार किधर भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो बात करते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पे एम्फेसिस जो होता है डेटा को दिया जाता है, ना कि फंक्शंस को। और फिर ये जो कंप्लीट जो प्रोग्राम है उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर इसे डिवाइड किया जाता है, जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है। और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, हम आगे जाके इसे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होते क्या है। तो इसके अंदर जो फंक्शंस और जो डेटा है उसे व्रैप किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। और फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा दी जाती है आपके डेटा के लिए। और ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ज़्यादा आप यहाँ पे समझ पाते हो, आप इजीली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि POP में नहीं होता था। सो हम बात कर लेते कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है POP के अंदर और OOP के अंदर। सो इसके अंदर जो डिफरेंस मेनली है कि POP के अंदर जो है एम्फेसिस वो फंक्शंस पे किया जाता था, ना कि डेटा पे। और फिर OOPS के अंदर जो एम्फेसिस है वो डेटा के अंदर दिया जाता है, ना कि फंक्शन के ऊपर। तो POP के अंदर जो होता था वो डेटा यहाँ से वहाँ मतलब उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, आराम से घूम सकता था, जो कि सिक्योर नहीं था। लेकिन अभी OOPS के अंदर ये डेटा जो आपका जो डेटा है वो सिक्योर होता है। सो ये बेसिकली ये थे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सो हम अभी जो सीखने वाले जावा के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये जो है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम इसके सारे फीचर्स हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि लैंग्वेजेस कौन कौन से उसके लैंग्वेजेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं
किस प्रकार से हम इसे कोड कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो होप आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, आपको बहुत सारा आप यहाँ पे नॉलेज आप यहाँ पे इस वीडियो से आप लेके जाओगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। It's all about humanity. It's all about humanity.